वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और बहुत मज़े के मैसेजेस अभी हमें आ चुके हैं और बहुत सारे मैसेजेस जो कि हमने कह रही है इतने से वक्त में मैं कितने मैसेजेस आपको लिख के दूं और आप प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं आज। ठीक है, पिक्चर्स भी हमारे पास बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले हम सोशल मीडिया सेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए हम पिक्चर्स शामिल करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले जी हमें आरिफ हुसैन ने गिलगित से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी आरिफ ने हमें क्या भेजा है गिलगित से। हमें ये पिक्चर्स आई है अस्तोर से। ब्यूटीफुल अस्तोर से लास्ट वीक भी तस्वीर आई थी, बिल्कुल वो भी बहुत ही खूबसूरत थी। सही बर्फबारी हो चुकी है वहाँ पे इस वक्त। जो असल सर्दियाँ हैं वो गिलगित वाले एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। एग्जैक्टली और ये धूप और वाह जी वाह, अरे वाह, ब्यूटीफुल पिक्चर्स भाई। आरिफ थैंक यू वेरी मच। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच जी। रानिया नाज ने हमें रावलपिंडी से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी। फूल आए हमारे लिए फूल आए हमारे अरे वाह भाई, ब्यूटीफुल। अमूमन पिंक और रेड और ऑरेंज और येलो रोजेस बनाए जाते हैं, ये ब्लू रोजेस है ना जी। बिल्कुल वेरी नाइस। ब्लू रोजेस का तोहफा आया है ब्यूटीफुल भाई। रानिया थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, उमरजादा ने हमें सवाबी से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं उमर ने क्या भेजा हमें। अरे मियाँ मिट्ठू आ गए। उमर थैंक यू वेरी मच, इतने प्यारे मियाँ मिट्ठू हैं, अमरूद खा रहे हैं, है ना जी। नाश्ता चल रहा है, नाश्ता चल रहा है सुबह। मियाँ मिट्ठू का नाम नहीं आपने बताया है ना। हाँ, वो देखिए नाम वैसे हमें बता देते तो बहुत अच्छा होता। आपका मियाँ मिट्ठू राइजिंग पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो जाता नाम के साथ। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, हमें अगली पिक्चर बहुत अच्छी है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये जो चार बहनें हैं इन्होंने मिलके हमारे लिए बनाई है। अच्छा। सुमेरा फैज, जुनाशा फैज, शानजे फैज और मुस्कान फैज ने सादिकाबाद से हमें एक पेंटिंग भेजी है और वो कहती है पेंटिंग हम चारों बहनों ने मिलकर बनाई है, तो अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करें। आइए देखते हैं जी। वाह जी वाह, एक ने आसमान बनाया, फिर एक ने पहाड़ बनाए, एक ने फूल बनाए, एक ने दरिया बनाया, है ना जी। वेरी गुड, बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एक ने एक बनाई हो। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, ये एक पेंटिंग नहीं है भाई, ये तो ये भी बहुत खूबसूरत थी। ये देखिए जनाब, चांद गुरूब हो रहा है, तुलू हो रहा है। ये चार पेंटिंग्स थी, मुझे लगता है चारों ने एक बनाई है। एग्जैक्टली, जबरदस्त, वेरी गुड भाई, शाबाश। अच्छा जी, असद ने हमें चकवाल से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं। असद ने भी हमें कुछ पेंटिंग्स भेजी हैं। अच्छा जी, लो जी असद का काम देखते हैं। अरे वाह वाह, पहाड़ कितने मैच्योर हाथ से बने हुए हैं ना जी। जबरदस्त, वेरी नाइस असद, जीते रहो। ओए होए, ब्यूटीफुल हाई टाइड, समंदर की हाई टाइड, और उसमें रंग कितने खूबसूरत हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त जी। अच्छा जी, हमें जी राना कामरान अली हैदर ने जद्दा से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी। जी राना कामरान साहब, अरे वाह ब्यूटीफुल। ये तो जद्दा का सनसेट है या ये पाकिस्तान का कोई इलाके का सनसेट है? नहीं, मुझे जद्दा का सनसेट। ये पानी भी है भाई, ये थोड़ी वजाहत भी किया करें ना, थोड़ा बताया करें तस्वीर कहाँ की है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान में किस जगह से है, आप जद्दा में क्या करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जब प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो मुझे सबीन को, हमारी टीम को बहुत खूब लगता है, इसलिए कि हमारा ये प्रोग्राम पीटीवी ग्लोबल पे भी नशर किया जाता है और दुनिया भर में देखा जाता है। और आप जब शामिल होते हैं तो हमें दिली खुशी होती है, इसलिए कि आप पाकिस्तान के लिए, अपने लिए वहां पे जाके देश से दूर, घर वालों से दूर, मोहब्बत करने वालों से दूर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आपके लिए तो हम और ज्यादा दिलो जान से वेलकम कहते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले जी हदीका गुल ने हमें धराबी से मैसेज भेजा है। हदीका कहती हैं हमें फीडबैक देना चाहती हूँ कि हमारे बुक बडी के सेगमेंट का पिछले प्रोग्राम में जो किताब रिकमेंड उन्होंने की थी शाहरुख ने, जिसका नाम था चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बुक का तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने इस कहानी पर बनने वाली फ़िल्म देखी थी, लेकिन मुझे अब शाहरुख नदीम के सेगमेंट से पता चला कि इस फिल्म के नाम पर किताब भी है। बहुत तमहीद बांध के उन्होंने आखिर में पते की बात हमें की है, लेकिन वो वाकई पते की बात है। लेकिन उस पते की बात में एक थोड़ी गड़बड़ है। क्या? फिल्म के नाम पे किताब नहीं है, किताब पहले लिखी गई थी, उस पे फिल्म बनी थी। चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री बहुत मशहूर किताब है, बच्चों की एक ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाता है कि बहुत ही लुत्फ आता है आपको, और उस पे ये फिल्म बनी थी। लेकिन आई एम सो हैप्पी कि अब आपको किताब में भी इंटरेस्ट हुआ फिल्म देखने के बाद और शाहरुख की बात सुनने के बाद। बिल्कुल जी। अहमद अली ने कोहाट से मैसेज भेजा। अहमद कहते हैं कि जी मानना पड़ेगा कि राइजिंग पाकिस्तान में आप जितने भी बच्चे लेकर आते हैं पूरी तैयारी के साथ आते हैं। क्या कॉन्फिडेंस है इनका और क्या ही रिसर्च होती है। मैं खुद सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ये बच्चे इतने मुश्किल टॉपिक्स लेकर आते हैं और इतने अच्छे और आसान लफ्ज़ों में हमें जो है वो समझा जाते हैं कि हम कहते हैं भाई वाह क्या बात है। नो डाउट
और कुछ ऐसा ही मैसेज हमें जिला चनियोट से भेजा है, चनाब नगर से मकसूद अहमद ने। चनाब नगर से मकसूद अहमद कहते हैं, मैं आपका प्रोग्राम आज का देख रहा हूं। कुछ देर पहले अहमद ने सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर के बारे में बात की, देखकर बहुत खुशी हुई कि कम से कम हमारे प्यारे पाकिस्तान में कोई एक चैनल तो ऐसा है जहां इल्म की बात होती है, इल्म की अहमियत और बच्चों को सही मानों में कुछ सीखने को मिलता है। अहमद जैसे बच्चे इस मुल्क का रोशन मुस्तकबिल है, उस रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। हमारी दुआएं आप सब के लिए और अहमद के लिए। मकसूद, बहुत बहुत शुक्रिया। चनाब नगर जिला चनियोट से आपने हमें याद किया। जी हाँ, बिल्कुल, हमारी कोशिश पे ये होती है कि गपशप में, हंसी मजाक में आपको कुछ इल्मियत की बात की जाए और इन ऐसे होनहार प्यारे बच्चों से आपको मिलवाया जाए जो आपने बिल्कुल सही बजा फरमाया, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। बिल्कुल जी। अच्छा, अगला मैसेज आपके लिए है। एक सवाल है, आप मिलियन डॉलर्स हैबिट आपने जो अब शुरू किया है उससे अब देखिए क्या क्या सवाल आ रहे हैं। नाम और शहर हमें नहीं पता, लेकिन सवाल ये आया है कि फर्ज करें आज के दिन आप मेरे उस्ताद हैं, मुझे एक ऐसी गलती से मना करें जो मैं अपनी जिंदगी में कभी ना करूं। ये कौन है? ये नाम और शहर उन्होंने हमें नहीं बताया। एक गलती जो आपने कभी नहीं करनी कि आपने कभी राइजिंग पाकिस्तान में मैसेज करना है और अपना नाम और जगह का नाम नहीं बताना। आज तो मैं यही गलती बताऊंगा और कोई गलती नहीं बताऊंगा कि आपने जब भी मैसेज करना है अपना नाम और जगह का नाम बताना है। बस ये गलती आपने नहीं करनी। ये देखिए, ये आपने अपना नुकसान किया। Exactly. आपने मुझे मौका दिया। तो अब हम ये, आप जो भी हैं, आप अगर अभी राइजिंग पाकिस्तान देख रहे हैं तो आपने अपना नाम और शहर के साथ यही सवाल दोबारा करना है और इसका जवाब आपको मिलेगा। और आपने कहना है कि वो पहले मैं नाम लिखना भूल गया था, वो नाम लिखना भूल गई थी, सॉरी सॉरी सॉरी। बिल्कुल जी। अच्छा जी, मदीहा ने एबटाबाद से मैसेज भेजा। मदीहा कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों कैसे हैं? आप सबको ढेर सारी दुआएं। सर अली अकबर अब्बास के सेगमेंट को हमने बहुत पसंद किया। आखिर में जो उन्होंने बेटियों के लिए नज़म पढ़ी वो उससे हमारी आंखें नम हो गईं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निमरा इब्राहिम सुखो से हमें याद करती हैं। निमरा कहती हैं, सुपर कंप्यूटर्स आर मोस्ट पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स, दे आर बिल्ट टू प्रोसेस कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस। कहती हैं जी, बहुत महंगे कंप्यूटर होते हैं, बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं और ये बहुत ही मुश्किल दकीक साइंटिफिक जो कैलकुलेशंस हैं, जो मसाइल हैं, उनका हल ढूंढते हैं। दे आर मेनली यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च लॉन्चिंग, ये न्यूक्लियर रिसर्च के अंदर इस्तेमाल होते हैं, मौसम का हाल बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं और जो स्पेस पे रॉकेट्स वगैरह भेजे जाते हैं, जो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। भाई सुखों से निमरा इब्राहिम, मुझे लग रहा है आप भी अहमद की तरह कंप्यूटर्स के अंदर बहुत इंटरेस्ट रखती हैं। आई एम सो हैप्पी कि निमरा प्रोग्राम में खुद शामिल नहीं हुई लेकिन शामिल हो भी गई। उन्होंने अहमद की रिसर्च को एक स्टेप आगे बढ़ाया। एग्जैक्टली। और यही हम चाहते हैं कि प्रोडक्टिव मैसेजेस हमारे पास आएं और जो नॉलेज हम आपको दे रहे हैं उससे ज़्यादा नॉलेज आप हमें भी देते जाए ताकि हम सब सीख रहे हों एक दूसरे से। आखिरी मैसेज मेरे पास मौजूद है जी। सईदा जुनैरा ने हमें कराची से मैसेज भेजा है। वो कहती हैं कि आपका शो बहुत ज़बरदस्त है, सब इतनी अच्छी और अमेजिंग हो जाती है हमारी। अल्लाह आपके शो को इसी तरह से चलाता रहे। तौसीक अंकल, आप मेरी फेवरेट शख्सियत हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप सुबह सुबह आकर इतने फ्रेश होते हैं। आपको और आपके प्रोग्राम को देखकर मैं और मेरी फैमिली भी फ्रेश हो जाती है। खास तौर पर मेरी मम्मा, जब आपका प्रोग्राम शुरू होता है तो वो किसी को भी बोलने नहीं देती। वो कहती हैं दोनों इतना बोलते हैं कि कोई और भी बोलेगा तो फिर क्या रह जाएगा ना? इन दोनों को बोलने दो, ये जो आए मैं टीवी के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पूरी फैमिली का, आपकी अम्मी का और आपका कि आप राइजिंग पाकिस्तान पसंद करते हैं। फरा ने हमें याद किया है, लेकिन फरा ने भी जगह का नाम नहीं बताया। कह रही मैं पहले सिर्फ तहरीरें लिखा करती थी लेकिन अब संजीदगी से गौर से राइजिंग पाकिस्तान देखने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि मैं उनको कंपोज भी करूंगी और अशात की तरफ भी जाऊंगी और अभी अशात का मरहला बाकी है। अरे भाई फरा, आप तो मतलब वेरी गुड जी, आपने तो लिखने लिखाने को पब्लिश करने का इरादा भी कर लिया, तो हो सकता है हमारे किसी मेहमान से आप इंस्पायर हुई हो। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, सबीनी कहती है मेरे अब्बू जान की आज सालगिरह है। हाँ। लेकिन वो मुझसे नाराज है। ओह। तो मैं उन्हें मनाना चाहती हूँ। ओहो। ठीक है, वो कैसे? भाई वो अब यही हमारी सिफारिश दिलवाना चाह रही है, वो कैसे, क्या और क्यों यहाँ पे मैसेज किया उन्होंने? नहीं, सही बात है। वैसे इस वक्त अगर देख रहे हैं इनके अब्बू तो प्लीज इनसे राजी हो जाएं। प्लीज जी, बिल्कुल भाईजान, ये क्या बात हो गई? मतलब फरा, इतनी प्यारी आपकी बेटी, देखें इतना आपसे मोहब्बत करती है,
कोई बात हुई होगी ना, कोई नाराजगी तो हो जाती है ना। अब बाप बेटी में प्यार भी बहुत होता है। Exactly, और कहते हैं बेटियां बाप से ही सबसे ज्यादा अटैच होती हैं। Exactly. अम्मी तो डांटती रहती हैं। अम्मी के डांट को तो हम 0 से मल्टीप्लाई करके आगे निकल। अम्मी आज खैरियत है, अम्मी की तबीयत ठीक है, डांट नहीं रही है आज। Exactly. खैरियत है, परेशानी हो जाती है। हाँ। लेकिन अब्बा अगर डांट दे, नाराज हो जाए तो हाँ आपने यकीनन कुछ नहीं है। अम्मी भी अगर डांट दे तो यकीनन आपने। माँ बाप का दिल हमें भी नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम गलतियां हो जाती हैं तो माँ बाप को भी बच्चों को माफ कर देना चाहिए। एग्जैक्टली। और आज तो इतना खूबसूरत खुशी का मौका है, आपकी सालगिरह है, तो सब नाराजगी, सब नाचाकी दूर करें और बस प्यार से जोर का कहकहा लगाएं और सालगिरह मनाएं। एंड हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ये थे जी सब। जी बिल्कुल। ओके, और अब हमने कहां बढ़ना है? अब हमने जाना है आपको शाहरुख नदीम की जानिब लेकर। अभी जिक्र हो रहा था आज भी उनके रिकमेंडेशंस का, चल के देखते हैं कि आज की 2 कुतुब कौन सी हैं जो शाहरुख हमें रेकमेंड करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, हम लोग यूजुअली अपनी गपशप में उर्दू और इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर बात करते हैं। हाउएवर आई रिमेंबर, आज से तकरीबन 2 महीने पहले मैंने आपसे चाइनीज लिटरेचर की एक बेहतरीन किताब द आर्ट ऑफ वॉर, जिसको सुन जू ने लिखा था, उसको डिस्कस किया था। चाइनीज लिटरेचर के अलावा रशियन और फ्रेंच लिटरेचर भी बहुत डेंस है, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है रशियन लिटरेचर, क्योंकि रशियन ऑथर्स जिस तरीके से इंसान की डीपली इंग्रेन्ड साइकोलॉजी को समझते हैं, हमारी डार्क साइड को समझते हैं, शायद कोई और नहीं समझ पाता। लियो टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, पुश्किन, गोर्की, टर्गनेव, व्लादिमीर नाबोकोव, ये वो नाम है जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन शायद इन सब में से सबसे मशहूर नाम है लियो टॉल्स्टॉय का, जिसकी आज शोरा आफाक किताब वॉर एंड पीस मेरे पास मौजूद है। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन जो कि है जंग और अमन के नाम से। ये इजीली सबसे डेंस किताब है जो मैंने अपनी जिंदगी में पढ़ी है। लुक एट द साइज ऑफ दिस बुक, इट्स सो कोलोसल, वॉल्यूमिनस, कितनी मोटी किताब है। और इसका जो तर्जुमा किया है वो उर्दू में किया है शाहिद हमीद साहब ने। इससे पहले कि हम लोग वॉर एंड पीस को डिस्कस करें, लेट्स गेट टू नो कि लियो टॉल्स्टॉय था कौन। अगर हम रशिया के इंटेलेक्चुअल एलिट्स की बात करें तो उस लिस्ट में टॉल्स्टॉय का नंबर 1 नाम होगा। उसका ताल्लुक एक अमीर रशियन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से था और उसकी पैदाइश हुई थी 9 सितंबर 1828 में। टॉल्स्टॉय की मां का इंतकाल हुआ जब वो सिर्फ 2 साल का था और वालिद का जब वो 9 साल का। इतनी कम उम्र में जब माँ बाप का साया छिन जाए तो बच्चा या तो रिबेलियस हो जाता है या अपनी ग्रोथ को स्टंट कर लेता है। लेकिन टॉल्स्टॉय ने अपने इंटेलेक्ट के जरिए पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर उसने आर्मी भी ज्वाइन की, लेकिन इतना मैसिव ब्लडशेड देख के उसने आर्मी को क्विट कर दिया। अपनी लेटर लाइफ में वो इतना बागी हो गया कि उसने अपनी सारी दौलत और अपनी बुक के कॉपीराइट्स फ्री कर दिए। ये जो नॉवल है वॉर एंड पीस, इसको उसने पब्लिश किया इन द ईयर 1869, लेकिन उससे पहले ये वॉल्यूम्स की शक्ल में मार्केट में आता रहा, जिसको फाइनली कंसोलिडेशन मिली 1869 में। अब ये नॉवल है किस बारे में? बेसिकली इसका जो बैकग्राउंड है वो सेट है इन द अर्ली 19th सेंचुरी, जिसमें फ्रांस की फोर्सेस अंडर द लीडरशिप ऑफ नेपोलियन, उन्होंने इन्वेड किया था रशिया को। इस किताब के जरिए उसने जंग के दौरान जो इंसान की साइकोलॉजी होती है, किस तरीके से सोसाइटी आगे मूव करती है, किस तरीके से पावर पॉलिटिक्स होती है और किस तरह लोग अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हैं, उसको कवर किया है। साथ साथ इसके एक रोमांटिक एंगल भी है जो रीडर्स को इस किताब को पढ़ने के दौरान भरपूर तरीके से इन्वॉल्व रखता है। क्योंकि किताब इतनी डेंस है, इतनी डिटेल्ड है, इसीलिए टॉल्स्टॉय ने इसमें 500 से ज्यादा कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया है। लेकिन 5 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके ऊपर ज्यादा गुफ्तगू रिवॉल्व होती है, जिसमें से एक है बेजुकोव्स, दूसरी है बोल्कोंस्कीज, तीसरी है रोस्टोव्स, चौथी है क्यूरागिन्स और 5वीं है ट्रूबेट्स्कॉयज। इन 5 फैमिलीज के 3 किरदारों पे आपने भरपूर नजर रखनी है। एक है पियरी बेजुकोव, हु इज द सन ऑफ अ काउंट, और वो अपनी जायदाद, अपनी इनहेरिटेंस हासिल करने की लड़ाई लड़ रहा है। दूसरा है प्रिंस एंड्री बोल्कोंस्की, जो अपनी फैमिली को छोड़ के नेपोलियन के अगेंस्ट जंग करने निकल जाता है। और तीसरा कैरेक्टर है नताशा रोस्टोव का, एक खूबसूरत लड़की हु इज द सेंटर ऑफ अटेंशन ऑफ बोथ दीज मेन। इस नॉवल में प्राइमरीली आपको 3 मेन चीजें मिलेंगी, एक तारीख यानी कि हिस्ट्री, दूसरा फलसफा यानी कि फिलॉसफी, और तीसरा अफसाना यानी कि फिक्शन। बाय द वे, टॉल्स्टॉय कंसिडर्ड इट अ वर्क ऑफ रियलिज्म। अब रियलिज्म क्या है? लिटरेचर में रियलिज्म का मतलब ये होता है कि आपकी किताब की जो कहानी है या उसमें जो मौजूद किरदार हैं, उनको असलियत से, रियलिटी से करीब तक रखना, उनको फिक्शनल कैरेक्टर्स पर बेस नहीं करना या उसके अंदर कोई भी सुपर नेचुरल चीज इंक्लूड नहीं करना। क्योंकि टॉल्स्टॉय का ये बिलीव था कि जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो तारीखदान होते हैं, जो तारीख लिखते हैं,
वो अक्सर औकात जो जनरल्स होते हैं वॉर के अंदर जो लीड कर रहे होते हैं उनको ग्लोरीफाई करके प्रेजेंट करते हैं, जबकि नीचे की जो फोर्सेस होती हैं उनके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। और ये जो ग्लोरिफिकेशन होती है ये अक्सर औकात फिक्शनल होती है, इसको एग्जैजरेट करके बयान किया जाता है, जिसको टॉल्स्टॉय बिल्कुल पसंद नहीं करता था। टॉल्स्टॉय की ये किताब वॉर एंड पीस फिलोसॉफिकली भी बहुत स्ट्रांग है। वो एज एन इंडिविजुअल डिटर्मिनिज्म पर बिलीव करता था, जिसका मतलब ये है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होना है वो सब पहले से डिटर्मिन्ड है, पहले से तय है, और हम सब किसी एक्टर की तरह अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं। ये थॉट एक बहुत ही मेजर थीम है वॉर एंड पीस की। टॉल्स्टॉय का फ्री विल पर बिल्कुल यकीन नहीं था, इसीलिए वो समझता था कि कोई भी शख्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज सर्कमस्टेंसेस। हम लोग अपने हालात की पैदावार हैं, जैसे हमारे हालात होते हैं हम वैसे ही एक्ट करते हैं। इस तरह की थीम भी आपको वॉर एंड पीस में पैरेलल चलती नजर आएगी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वॉर एंड पीस की सबसे बेहतरीन बात है लियो टॉल्स्टॉय की ब्रेथ टेकिंग लिखाई। जब आप ये किताब पढ़ेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा आपके सामने एक मूवी चल रही है। मैं तो कहता हूं कि टॉल्स्टॉय एक डायरेक्टर की तरह था जो एक मूवी को डायरेक्ट कर रहा था। जिस तरीके से वो अल्फाजों का इस्तेमाल करता है, जिस तरह अपने कैरेक्टर्स को बिल्ड करता है, जिस तरीके से स्टोरी को आगे बढ़ाता है, ऐसा लगता है कि कोई डायरेक्टर अपना स्क्रीन प्ले प्रेजेंट कर रहा है। इस तरह की क्वालिटी बहुत ही कम ऑथर्स में होती है। यही वजह है कि वॉर एंड पीस हैज पास द टेस्ट ऑफ टाइम। आज भी दुनिया की अजीम किताबों में वॉर एंड पीस का शुमार होता है। हम लोग टॉल्स्टॉय से अग्री करें या ना करें, लेकिन ये भारी भरकम किताब एक दफा जिंदगी में जरूर पढ़नी चाहिए। अरे वाह जी वाह, ये तो किताब का रिव्यू तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन साथ में शाहरुख व्हाट इज दिस बिहेवियर, मतलब डरा दिया। इतनी मोटी किताब है तो देख के डर गई। सिर्फ सामने से दिखाते ना तो शायद कुछ लोग, जब साइड से तुम्हें दिखाई ना कि देखें कितनी जखीम है। Exactly, हम तो पेजेस गिनते रह गए, गिन नहीं सके इतने टाइम में। लेकिन लेकिन जो रिव्यू दिया डेफिनेटली एक जो लोग पढ़ना चाहेंगे और थोड़ी थोड़ी करके भी किताब को ख़त्म करना चाहेंगे तो डेफिनेटली इस रिव्यू के बाद वो इस किताब को ज़रूर ख़रीदेंगे। जी हाँ बिल्कुल। मुझे याद है कि बचपन में जो मेरे वालिद के और बहन भाइयों की लाइब्रेरी के अंदर जो कुतुब थी, जिनमें से कुछ मैंने पढ़ी और जो नहीं पढ़ी उनमें से एक वॉर एंड पीस भी है। और इसमें वाकई लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इसकी ज़खामत जो है, इसकी तवालत ज़खामत ही कहेंगे, मतलब इतने ज़्यादा लंबा है कि उसको देख के ही मैं भी सबीन की तरह खौफ में चला जाता रहा हूँ कि इसको कैसे हिम्मत की जाए इतनी लंबी किताब पढ़ने की। लेकिन आज शाहरुख ने इतना अच्छा उसका रिव्यू दिया कि उसके बाद पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सारा कुछ तो पता चल गया। नहीं, फिर भी पढ़ने की हिम्मत करनी चाहिए।